हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस क्लास में जो पढ़ने जा रहे हैं वो है उपसर्ग। इससे पहले हमने जो शब्द निर्माण की शक्तियां हैं उसके अंदर जो चार होते हैं, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, उनमें से हमने संधि और समास के बारे में पढ़ लिया है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप वो क्लास जाकर देख सकते हैं। अब जो बात करने जा रहे हैं हम कि उपसर्ग क्या है। उपसर्ग क्या है तो अभी से कर दीजिए मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ताकि मेरे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस पे आपको संपूर्ण व्याकरण करवाई जाएगी और वो भी क्रम से, एक के बाद एक टॉपिक जिस प्रकार क्रम से होता है उसी प्रकार आपको इस पे संपूर्ण व्याकरण मिलेगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब बात करें उपसर्ग। उपसर्ग क्या है? तो जो उपसर्ग है ये दो शब्दों से मिलकर बना है और इसका इंग्लिश मीनिंग होता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स। अब यहां पर मैंने लिखा है पहले जोड़ना। तो हमारे को ज्यादातर क्या है कि उपसर्ग हम क्या करते हैं कि हम लिखते हैं कि प्रारंभ में जो शब्द जुड़ते हैं, प्रारंभ में जो शब्द जुड़ते हैं, ठीक है, और जो पहले जुड़ते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर देखिए परिभाषा, यहाँ पर परिभाषा देखिए, परिभाषा में क्या है, परिभाषा से समझने की कोशिश की। वे शब्दांश, कहने का मतलब पूरे शब्द नहीं है, वो सिर्फ क्या है, शब्दांश, जो शब्द के प्रारंभ में जुड़कर, शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते, परिवर्तन कर देते, या अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते, विशेषता उत्पन्न कर देते, उपसर्ग कहलाते। कहने का मतलब या तो उस शब्द में वो परिवर्तन कर देंगे, उपसर्ग क्या होंगे, या तो शब्द में वो परिवर्तन कर देंगे या उसमें विशेषता उत्पन्न कर देंगे। जैसे यहाँ पर एक शब्द लिखते हैं उपहार, ठीक है, तो ये जो हार शब्द है इसके आगे उप है ना, वो उपसर्ग लगा है। और ये है ना, पहले जैसे हार था तो हार का मतलब एक तो जैसे वो सोने चांदी वाला जो भी हो लेडीज पहनती है वो हार हो गया। एक जैसे हार का मतलब हो गया कि जैसे एक तो विजेता होता है और एक हारने वाला होता है, तो एक वो हार हो गई। इसका अर्थ ये निकल रहा है। पर उप लगते हैं क्या हो गया, ये हो गया उपहार। उपहार वो हो गया किसी को हम जैसे भेंट देते हैं, जो गिफ्ट देते हैं, तो वो उपहार। तो कहने का मतलब इस शब्द का है ना वो व्याकरणिक कोटि चेंज हो गई इसकी, यानी व्याकरण है उसके हिसाब से इसका अर्थ भी अलग निकलने लग गया। तो उपसर्गों का, क्योंकि इसका नाम शब्द निर्माणकारी शक्ति है, शब्द निर्माणकारी शक्ति। तो शब्द निर्माणकारी शक्ति क्यों कहते हैं? क्योंकि ये शब्दों का निर्माण करते हैं, संधि भी करती है क्योंकि अलग शब्द बनते हैं, समास में भी बनता है, और ये जो उपसर्ग में भी बनता है, और हमारे प्रत्यय में भी बनता है, इसलिए इनको शब्द निर्माणकारी शक्तियां कहा जाता है। अब हम आगे बात कर लेते हैं। आगे इसके जो लक्षण दिए ना उन पर ध्यान करिए। देखो लक्षण में क्या दे रखा है, ये रहा लक्षण, यानी उपसर्ग शब्दांश होते हैं। कहने का मतलब ये शब्द नहीं होते, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। उपसर्ग क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं, शब्द के प्रारंभ में जुड़ते, शब्द के प्रारंभ में जुड़ते। हम जैसे कहते हैं शब्द के आगे जोड़ते, तो ये आगे शब्द ये आपको काम में नहीं लेना है, क्योंकि आगे का मतलब क्या होता है, क्योंकि आगे का मतलब ये हुआ कि जैसे हमने शब्द यहां से स्टार्ट किया, जैसे यहां से हमने यहां से स्टार्ट किया, अब ऐसे चलेंगे, तो आगे बताओ यहां होगा या यहां होगा। भाई यहाँ हिंदी भाषा है ना वो इधर से लिखी जाती है, भाई हिंदी भाषा है वो, उर्दू तो है नहीं, तो हिंदी भाषा है वो इधर से लिखी जाती है। तो ऐसे चलते चलते हम यहाँ आ गए, तो आगे वाला ये हुआ, ये तो पीछे रह गया, और उपसर्ग इधर जुड़ते, तो ये जो आगे शब्द हम काम में लेते हैं ना, ये शब्द उपसर्ग के लिए गलत है, उपसर्ग के लिए काम में लेना गलत है। तो अब देखिए अर्थ में परिवर्तन कर देते, जो मैंने अभी आपको बताया है, अर्थ में परिवर्तन, अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते, ठीक है। तो ये इनके दो चार पॉइंट है, ये भी आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि इसको हमें अच्छे से समझना है कि उपसर्ग है क्या, उपसर्ग है क्या। ऐसे नहीं है कि ऐसे चलते रहे और हमने शब्दों को रट लिया कि भाई इसके आगे उप लग गया, इसके आगे हार लग गया, वो लग गया, ऐसे नहीं करना है। यानी हमारे को उनकी कॉन्सेप्ट है वो समझनी है, वो समझने से हमारे को ये ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। आगे देखो,
आगे यहाँ पर देखो उदाहरण दे रखा है। उदाहरण कैसे, वो जैसे उनकी विशेषता बताई गई है, उसके जो ये जो दे रखे है ना, मैंने जो हार शब्द वाला बताया अभी, तो वो देखा, ये कह रहा है कि जिसे हार शब्द है, हार शब्द को देखिए, यानी हार शब्द के अलग अलग उपसर्ग लगाकर यहाँ पर बताया गया है कि हार शब्द में हम अलग अलग उपसर्ग लगाते हैं तो किस प्रकार उसमें परिवर्तन होता है। तो देखिए, ये जो हार शब्द है, सभी जगह हार शब्द है। यहाँ देखो, यहाँ पर सभी जगह क्या है, हार शब्द है। इस हार शब्द के आगे पर उपसर्ग लगाया, पर उपसर्ग लगाया, तब क्या बन गया, प्रहार। क्या बन गया, प्रहार। और प्रहार का मतलब होता है चोट करना, प्रहार का मतलब चोट करना। फिर आ उपसर्ग लगाया तो बना आहार, आहार का मतलब होता है भोजन, आहार का मतलब भोजन। फिर सम उपसर्ग लगाया जिसके हलंत लगा हुआ है, सम के हलंत लगा हुआ है ये मैं के नीचे, तो बना संहार, संहार का मतलब होता है नाश करना। फिर हमने वी उपसर्ग लगाया तो बना विहार, मनोरंजनार्थ घूमना, यानी हम घूमने के लिए जाते हैं उसको विहार बोलते हैं। परिहार, परिहार का मतलब, हार शब्द के परि उपसर्ग लगाए तो बना परिहार, तो उसका मतलब हो गया अनादर या तिरस्कार, यानी किसी का हम जब अपमान करते हैं ना, वो परिहार। उप उपसर्ग लगाने से बना उपहार, इसका मतलब होता है सौगात, सौगात का मतलब जो गिफ्ट देते हैं ना, इंग्लिश वर्ड है गिफ्ट। उत उपसर्ग लगाने में बना उद्धार, इसका मतलब होता है मोक्ष या मुक्ति, मोक्ष या मुक्ति। कहने का मतलब ये है कि शब्द एक ही था हमारे सामने, हार शब्द कौन सा था, एक ही शब्द था हार, उसके हमने अलग अलग उपसर्ग लगाए और उपसर्ग लगाने से उसके अलग अलग अर्थ हमारे सामने आए। तो इसका मतलब क्या हुआ उपसर्ग का, उपसर्ग का मतलब यही हुआ कि जो ऊपर हमने जो इसके लक्षणों में पढ़ा कि ये शब्द में विशेषता उत्पन्न कर देता है, उसके अर्थ को चेंज कर देता है। अब आगे देखो, आगे हमारा आया है कि हिंदी भाषा, हिंदी भाषा में निम्न उपसर्गों का प्रयोग होता है। हिंदी भाषा में कौन कौन से उपसर्ग है उनका प्रयोग होता है। तो हमारे जो संस्कृत है, उस संस्कृत में 22 उपसर्ग है। संस्कृत में कितने उपसर्ग है, 22 उपसर्ग है। तो वो सारे के सारे उपसर्ग हिंदी में लिए गए हैं। फिर हिंदी के अपने उपसर्ग है 10, हिंदी के कितने उपसर्ग है 10, वो 10 उपसर्ग हो गए। और विदेश से उपसर्ग यानी विदेशी भाषाओं से लिए गए वो है 12 उपसर्ग। कितने उपसर्ग है, 12 उपसर्ग। तो ये उपसर्ग है हमारी हिंदी के अंदर काम में लिए जाते हैं और जो शब्दों के आगे लगाकर उसका अर्थ परिवर्तन किया जाता है और नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। आगे हमारे यहाँ पर दे रखे संस्कृत के जो उपसर्ग है, संस्कृत के जो 22 उपसर्ग है वो दे रखे, यानी संस्कृत में 22 उपसर्ग कौन कौन से है संस्कृत में। तो जैसे अति, अति संस्कृत उपसर्ग है, उसका अर्थ बनता है अधिक या परे। ये भी आपको थोड़ा दिमाग में रखना होता है कि भाई अति का मतलब क्या होता है, क्योंकि जैसे शब्द आया तो शब्द की अति उपसर्ग लगा तो उसका हम अर्थ कैसे लगाएंगे, तो थोड़ा बहुत ये भी आपको दिमाग में रखना है। अधि, अधि का मतलब होता है प्रधान या श्रेष्ठ। फिर अनु, अनु का मतलब पीछे या समान। अप, अप यानी बुरा या विपरीत। फिर अभी, अभी का मतलब पास या सामने। औ, औ का मतलब बुरा या हीन, बुरा या हीन। 7 नंबर पर है आ, आ का मतलब तक या शे, तक या शे। फिर है उत, उत का मतलब ऊपर या श्रेष्ठ। फिर है उप, उप का मतलब पास या सहायक। दूर, हलंत लगा हुआ है इसके। कठिन, बुरा या विपरीत। दुस, इसके भी हलंत लगा हुआ है। बुरा, विपरीत, कठिन, यानी जो ये हलंत लगा, जैसे दुस, दुस मैंने यहाँ पर लिखा और इसके हलंत लगा, तो ये हलंत वाली बात आपको अच्छे से दिमाग में रखनी है। कहने का मतलब अगर हलंत का आपको ज्ञान नहीं है ना, तो आपका क्वेश्चन वहां गलत हो जाएगा, क्योंकि शब्द के जो ऑप्शन देंगे उसके अंदर आपको ये दुस इस प्रकार भी दिया जाएगा। अब आपको वहां पर फाइंड करना होता है कि दुस ये आएगा या ये नीचे वाला आएगा। तो ये विशेष प्रकार से ध्यान रखना कि हलंत लगा हुआ शब्द है ना, उसको आपको दिमाग में रखना है। फिर आया नी, नी का मतलब होता है बिना या निषेध। फिर आया निर, निर में भी हलंत लगा हुआ है, निर के भी हलंत लगा हुआ है। निर का मतलब बिना या बाहर। निस, निस का मतलब बिना या बाहर। प्र, प्र का मतलब आगे या अधिक। फिर है परा, परा का मतलब विपरीत या पीछे या अधिक। फिर आया परी, परी का मतलब चारों ओर या पास। फिर प्रति, प्रत्येक या विपरीत। वी, विशेष या भिन्न। फिर सु,
अच्छा या सरल, फिर है सम, फिर है सम। सम का मतलब होता है अच्छी तरह या पूर्ण शुद्ध। फिर है अन, अन के भी ये लगा हुआ है, अन के भी हमारी हलंत लगा हुआ है, नहीं या बुरा। अब देखो जो संधि है ना, जैसे एक संधि के अंदर उदाहरण लेते हैं हम, जैसे दुर्जन शब्द है, ठीक है, समझने की कोशिश करना। जो दुर्जन शब्द है ना, उसका हमने संधि कैसे बनाई, दु विसर्ग प्लस और जन, यही बनाई ना हम, ये दुर्जन हो गया, ठीक है। अब जैसे यहां पर हमारे उपसर्ग में आया है ये दुर, ठीक है, तो ये यहां वाला दूर ही है, ये भाई यहां वाला दूर ही है। अब इसको हम कहां तो ऐसे विसर्ग लगाएं और कहां ऐसे भाई संधि के आपके टुकड़े है ना, भाई संधि के टुकड़े इस प्रकार भी किए हुए होंगे वहां पर, जैसे ये दुर्जन है ना, तो वहां पर जैसे ये दूर लिखकर फिर जन लिखा हुआ होगा, तो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे वहां पर कि भाई भाई जैसे एम में ये दे दिया और ब में ये दे दिया, अब आप सोचोगे कि भाई ये करें या ये करें, तो आपको दिमाग में रखना है। रही बात उपसर्ग की, तो उपसर्गों के अंदर भी आपको इसी प्रकार उदाहरण दिए जाएंगे। उपसर्ग में भी क्या है कि जैसे यहाँ पर दूर उपसर्ग पूछेगा, या फिर जैसे दूर के बिना हलंत वाला दे दिया, या फिर दू के विसर्ग लगाकर दे दिया, तो आपको दिमाग में रखना है कि उपसर्ग है ना, उपसर्ग जब बात आए ना, तो आपको ये दूर वाला सही करना है, ये दूर वाला सही करना है। और जब बात संधि की आ जाए, तो हमारे को विसर्ग वाला ये शब्द आए तो वहां पर विसर्ग सेट करना है। कहने का मतलब उपसर्ग में दूर लगाना है और संधि में विसर्ग लगाना है जब ऐसा शब्द आए। ऐसा भी सम के साथ में जो भी जितने भी दे रखे निर हो गया, और तो सारों में इसी प्रकार का होगा, यानी संधि में सिर्फ विसर्ग लगाना, वहां पर दूर ऐसे नहीं, जो शब्द आए उसमें ऐसे नहीं रखना है आपको, तो ये सिर्फ उपसर्ग में होगा। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है, आगे चले। आगे हमारे आए हिंदी के उपसर्ग, तो हिंदी के 10 उपसर्ग है वो। ए और अन, इसका मतलब होता है अभाव या निषेध, यानी नहीं का बोध जहां होगा वहां। क या कु, यानी बुराई या नीचता। अद, अद का मतलब आधा। औ या औ, हीनता या अनादर। नी, निषेध या अभाव। भर, पूरा। सु या स, उसका मतलब उत्तमता या साथ, उत्तमता या साथ। फिर देखो सु या स, उत्तमता या साथ, ये ऊपर आ गया। फिर उन, एक या कम, एक कम, जैसे 59 बोलते हैं ना वो। दू, यानी कम या बुरा। बिन, अभाव या बिना, अभाव या बिना। ये 10 उपसर्ग है वो किसके, ये हिंदी के, ये हिंदी के उपसर्ग है। आपको ऐसे नहीं पूछेंगे कि भाई हिंदी के उपसर्ग कौन से, संस्कृत के उपसर्ग कौन से, आपको ज्यादातर है ना वो शब्दों में उपसर्ग ही पूछेंगे। फिर आया विदेशज उपसर्ग, जो 12 है, विदेश उपसर्ग है वो 12 है। अब वो 12 कौन कौन से देखिए। कम या अल्प या हीन, कम का मतलब अल्प या हीन। खुश, उत्तमता। गैर का मतलब निषेध या रहित। दर का मतलब अंदर या में। ना का मतलब अभाव या हित। ब का मतलब अनुसार। बद का मतलब हीनता, बद का मतलब हीनता। और बर का मतलब पर, बर का मतलब पर। फिर बा, बा का मतलब से। बिला, बिला का मतलब बिना। बे का मतलब अभाव। ला का मतलब अभाव या बिना। सर का मतलब श्रेष्ठ, और हम का मतलब साथ, और हर का मतलब प्रत्येक, यानी इस प्रकार के है। तो यहाँ थोड़ा एक कंफ्यूज है, आपको बता देता हूं कि यहाँ पर जैसे लिखा हुआ 12 उपसर्ग, यहाँ पर 12 और यहाँ आ गई 15, यहाँ आ गई 15। तो मैंने गाइड में देखा कि वहां पर उपसर्ग जो विदेशी उपसर्ग है उनकी संख्या तो 12 ही बताई गई है, उनकी संख्या तो 12 ही बताई गई है, पर उनमें जो उपसर्ग है वो होते ऐसे 15 है। तो मैंने है ना वो पूरे उपसर्ग ले लिए हैं। बाकी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसा नहीं पूछा है कि हमने विदेशी उपसर्ग कितने काम में लिए हिंदी के अंदर, 12 होते या 15 होते, यानी हमारे को बस यही पूछा है। जैसे हम आ गया तो हमारे को जैसे हम सफर, हम सफर इस प्रकार का शब्द है, तो यहाँ पर हम उपसर्ग है, तो इस प्रकार के शब्दों देकर पूछेगा, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यानी विदेशी उपसर्ग जैसे वो 12 दे रखे, पर ये होते जैसे 15 थे वो मैंने पूरे ले लिए हैं,
ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।